तो ब्लड एंड गट्स, ओ माय गॉड क्या शो था ये। क्योंकि गाइज इस शो पर जो कुछ हुआ है वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि AEW के इस साल के डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स पर क्या क्या हुआ। क्योंकि सच में हर एक मैच काफी जबरदस्त था और ये पूरा का पूरा शो शुरुआत से लेकर आखिर तक एकदम बैंगर था। तो इसलिए इस पूरे शो पर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल की वेबसाइट AEW टॉकडाउन पर एक्टिव है तो आपको इस सभी रिजल्ट्स काफी जल्दी मिल चुके होंगे। तो इसलिए हमारे चैनल की वेबसाइट AEW टॉकडाउन को विजिट करना मत भूलना, जहां पर आपको AEW का सभी कंटेंट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलता है। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज डायनामाइट स्पेशल ब्लड एंड गट्स की शुरुआत हमें यहाँ पर विमेंस ब्लड एंड गट्स मैच से देखने को मिली, जहाँ पर स्काई ब्लू और विलो नाइटिंगेल ने इस मैच की शुरुआत की। और मैच के शुरुआत में ही दोनों ही स्टार्स एक दूसरे पर काफी रिलेंटलेसली अटैक कर रही थी, जहां पर एक टाइम के लिए तो विलो नाइटिंगेल ने स्काई ब्लू के बाल पकड़कर उन्हें बालों से घुमा दिया, जिसके साथ ही एक टाइम के लिए विलो नाइटिंगेल ने स्काई ब्लू को रोप्स के ऊपर जंप कराकर जिस तरीके से स्टील केज पर फेंक मारा वो तो काफी इनोवेटिव लगा। जिसके बाद स्काई ब्लू ने इस मैच के अंदर ब्लीड करना स्टार्ट कर दिया था और दोनों ही स्टार्स एक दूसरे पर काफी शानदार अटैक कर रही थी और दोनों ही टॉप रोप पर थी। तो इतने में इस मैच का नया कंपटीटर यानी कि जूलिया हार्ट आ गई, जिन्होंने स्काई ब्लू की मदद करते हुए विलो नाइटिंगेल पर एक पावर बम लगा दिया और दोनों ने मिलकर विलो नाइटिंगेल पर अपने टैग टीम मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जहां पर स्काई ब्लू सच में काफी खतरनाक और विशियस दिखाई दे रही थी। इसके बाद इस मैच के अंदर हार्ली कैमरन आ गई, जिन्होंने सबसे पहले स्टील चेयर से स्काई ब्लू पर अटैक कर दिया और उसके बाद अकेले ही यहाँ पर जूलिया हार्ट और स्काई ब्लू को टेक डाउन किया। इसी बीच विलो नाइटिंगेल ने भी यहाँ पर हार्ली कैमरन की मदद की और इन दोनों ने वेपन्स का इस्तेमाल कर स्काई ब्लू और जूलिया हार्ट दोनों पर ही ड्रॉप किक और सेंटॉन बॉम्ब लगा दिया। और ये मैच काफी शानदार बैक एंड फोर्थ चली रहा था। कितने में इस मैच के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट टेक्ला आ गए, जिन्होंने सबसे पहले टॉप रोप से विलो नाइटिंगेल को टेक डाउन किया और यहाँ पर हार्ली कैमरन पर एक काफी शानदार स्पीयर लगा दी और इसके बाद यहाँ पर बेल्ट निकालकर इन दोनों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ट्रायंगल मैडनेस मैच के अंदर मोमेंटम पा रहा था, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेमी हेटर आ गई और जेमी हेटर ने अकेले ही ट्रैश कैन और हर एक तरीके के वेपन का इस्तेमाल कर यहाँ पर ट्रायंगल मैडनेस पर अटैक कर दिया और तीनों को ही टेक डाउन किया। लेकिन इतने में ही इस मैच का नया पार्टिसिपेंट यानी कि मेगन बेन आ गए, जिन्होंने सबसे पहले जेमी हेटर को टेक डाउन किया। उसके बाद फेस टीम पर डबल सुपरलेक्सेस ये सब चीजें लगाकर सबसे पहले फेस टीम्स को टेक डाउन किया। और इसके बाद यहाँ पर जेमी हेटर और मेगन बेन के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने के लिए मजा भी आ रहा था, जहाँ पर मेगन बेन ने अपने पावर के साथ स्टैंड ऑल किया। लेकिन एक टाइम के लिए जब हार्ली कैमरन उन पर अटैक करने के लिए गई तो उस अटैक से मेगन बेन को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने हार्ली कैमरन को भी टेक डाउन कर लिया और अकेले मेगन बेन ही पूरे मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी। कि इतने में ही यहाँ पर अगली पार्टिसिपेंट विमेंस चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर आ गई, जिन्होंने कैंडो स्टिक से टॉप रोप से मेगन बेन पर अटैक कर दिया और इसके बाद क्रिस स्टैटलैंडर मेगन बेन को टेक डाउन कर रही थी, जहां पर उन्होंने अपनी चैंपियनशिप भी फ्लैश की। लेकिन इतने में ही यहाँ पर पेनेलोपी फोर्ड इंजर्ड होने के बावजूद मैच के अंदर आना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर क्वीन अमाटा ने इंजर्ड होने के बावजूद उन्हें यहाँ पर रोक दिया। और रिंग के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल सरप्राइजिंगली एक टीम के अंदर थी और दोनों को लग ही नहीं रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रही है, जहां पर मुझे लगा कि इन दोनों के बीच में एक मुंह वॉच हुआ कि विलो नाइटिंगेल क्लोज लाइन के लिए जाती, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर झुक जाती और इससे वो स्काई ब्लू को टेक डाउन करती। लेकिन इसके अंदर स्काई ब्लू ने थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर दी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ही दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रसल करने का ट्राई करने वाली थी। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हील टीम ने मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और फेस स्टार्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इतने में ही इस मैच के अंदर हमने देखा कि हार्ली कैमरन यहाँ पर ट्रस्ट क्लाइम कर रही थी और मेगन बेन उनके पीछे जा रही थी, लेकिन हार्ली कैमरन ने मेगन बेन पर अटैक कर उन्हें साइड में कर दिया और रिंग के नीचे सब पर एक स्प्लैश लगा दिया। इतने में इस मैच के नई कंपटीटर मर्सिडीज मोने आ गई, जिन्होंने मैच के अंदर आकर ही सभी पर एक के बाद एक काफी शानदार अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अपना फोकस विमेंस वर्ल्ड चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर की तरफ किया, क्योंकि आगे फुल गियर पे पर इन दोनों का मैच होने वाला है। और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप पर मर्सिडीज मोने पर अपना फिनिश लगाना चाहती थी, पर मोने ने इसे रिवर्स कर उन पर ही विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप पर DDT लगा दी और वो अपनी चैंपियनशिप फ्लैश कर रही थी। लेकिन इसके बाद वो मैच के अंदर अपनी हर एक चैंपियनशिप लेकर आ गई और हील टीम ने मर्सिडीज मोने के हर एक चैंपियनशिप बेल्ट से यहाँ पर फेस टीम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जिस बीच मैच की अगली कंपटीटर मीना शेरकावा आ गई, जो कि यहाँ पर एक बार्ड वायर बैट के साथ आई थी और उन्होंने यहाँ पर बार्ड वायर बैट से सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और अपने अच्छे खासे टैग टीम मूव्स भी लगा दिए। जिसके बाद फेस टीम ने इस मैच के अंदर अपना मोमेंटम बना लिया। लेकिन यहाँ पर टाइम हो चुका था मैच के लास्ट कंपटीटर यानी कि डेथ राइडर्स के मरीना शफीर का,
जो कि मैच के अंदर आ रही थी और क्रिस स्टैटलैंडर डायरेक्टली उन पर गई तो सबसे पहले क्रिस स्टैटलैंडर को ही लेकर केज के बाहर गई और उन पर वहां पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने यहाँ पर वही बेड ऑफ नेल्स निकाला जो कि ऑल इन टेक्सास पे पर व्यू के अंदर इस्तेमाल हुआ था और वो क्रिस स्टैटलैंडर को उसके ऊपर फेंकना चाहती थी, पर क्रिस स्टैटलैंडर ने फाइट बैक किया, लेकिन आखिरकार क्रिस स्टैटलैंडर ही बेड ऑफ नेल्स के थ्रू गई, जिसके बाद मरीना शेफर ने रिंग के अंदर जाकर सभी पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इतने में ही मैच की आखिरी पार्टिसिपेंट यानी कि टोनी स्टॉर्म आ गई, जो कि यहाँ पर अपने नेकलेस के साथ आई थी और उसको अपने हाथ के ऊपर लपेट कर सभी पर अटैक कर रही थी और यहाँ पर फाइनली ब्लड एंड गट्स मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। लेकिन जब उन्होंने ये मरीना शेफर के साथ करने की कोशिश की तो मरीना शेफर पर इसका कुछ असर नहीं हुआ और ये देखकर टोनी स्टॉर्म ने अपने हाथ के ऊपर एक डक्ट टेप लगाई और एक बकेट के अंदर अपने हाथ डाल दिए, जिस बकेट के अंदर कांच थे, यानी कि अब टोनी स्टॉर्म के फिस्ट पर कांच लगे हुए थे और उससे उन्होंने यहाँ पर मरीना शेफर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि हमें टोनी स्टॉर्म की ब्रूटैलिटी देखने को मिल ही रही थी और टोनी स्टॉर्म और मीना शिराकावा दोनों इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी और यहाँ पर स्काई ब्लू फिर एक बार ट्रस्ट क्लाइम कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जेमी हेटर ने वहीं से उन्हें पकड़कर टेबल के थ्रू एक काफी शानदार पावर बम लगाया, लेकिन टेबल नहीं टूटा और ये देखकर वो फिर एक बार एक एल्बो ड्रॉप के लिए गए, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम नहीं बना और इतनी देर में हील टीम ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और फेस टीम पर हर एक वेपन से अटैक कर दिया और मर्सिडीज मोने यहाँ पर आखिरकार स्टैंड ऑल कर रही थी कि हमें पीछे हार्ली कैमरन देखने को मिली, जो कि यहाँ पर मिनी मोने के साथ आई थी और ये देखकर मर्सिडीज मोने काफी गुस्सा हो रही थी और उन्होंने यहाँ पर मिनी मोने को लेकर फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर हार्ली कैमरन के पास ब्रास नकल्स थे और हार्ली ने ब्रास नकल से मर्सिडीज मोने पर अटैक कर दिया। पर इतने में ही जूलिया हार्ट और टेक्ला यहाँ पर ट्रस्ट के अंदर से केज के बाहर आ गई और यहाँ पर ही दोनों रेफरी से केज की चाबी चाहती थी, लेकिन रेफरी ने देने के लिए मना कर दिया तो टेक्ला ने रेफरी पर स्पीयर लगा दी और उसके बाद जूलिया हार्ट ने यहाँ पर केज ओपन कर दिया और हील टीम यहाँ पर एस्केप करना चाहती थी और उन्हें रोकने के लिए जो आता उन्हें मर्सिडीज मोने यहाँ पर केज के बाहर फेंक देती, जैसे कि जेमी हेटर, हार्ली कैमरन और क्रिस स्टैटलैंडर भी, जो कि केज के नीचे गई और इतने में टेक्ला ने यहाँ पर जेमी हेटर और हार्ली कैमरन पर डबल स्पीयर लगा दी और जूलिया हार्ट और टेक्ला क्रिस स्टैटलैंडर पर जा रही थी, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर ने फाइट बैक किया और इतने में ही मर्सिडीज मोने केज के बाहर आकर केज के ऊपर क्लाइम करना चाहती थी, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर ने उन्हें वहां से रोका और वहीं से यहाँ पर बाहर लगे हुए टेबल के ऊपर एक समोन ड्रॉप लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही और रिंग के अंदर टोनी स्टॉर्म ने अब बकेट से पूरे कांच निकाल लिए थे और उन्होंने मरीना शेफर पर उन कांचों पर एक डीडीटी लगा दी और एक मिरर लेकर मरीना शेफर के ऊपर रखकर वो हिप अटैक के लिए गई, लेकिन मरीना शेफर ने ही वो मिरर से टोनी स्टॉर्म पर अटैक कर दिया और यहाँ पर हर कोई ब्लीड कर रहा था और ये देखकर यहाँ पर मीना शिराकावा काफी सरप्राइज थी और वो फाइट बैक करते हुए यहाँ पर बार्ब वायर बैट से फिगर 4 लॉक लगाना चाहती थी, लेकिन हील टीम ने सभी फेस स्टार्स को टेक डाउन कर लिया था और यहाँ पर ट्रायंगल मैडनेस ने टोनी स्टॉर्म को पकड़ कर रखा और यहाँ पर मरीना शेफर ने मीना शिराकावा को सबमिशन के अंदर पकड़ कर रखा और यहाँ पर मेगन बेन चैंपियनशिप से मीना शिराकावा पर अटैक कर रही थी और मीना शिराकावा काफी ज्यादा पनिशमेंट खा रही थी और ये देखकर मीना शिराकावा के लिए टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर सरेंडर कर दिया और एज अ रिजल्ट यहाँ पर फर्स्ट एवर विमेंस ब्लड एंड गट्स मैच यहाँ पर हील टीम ने जीत लिया है। पर इसके बाद में शो पर यहाँ पर हैंगमैन पेज और पावर हाउस हॉब्स के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमने देखा कि बैक स्टेज में यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली ने जुरासिक एक्सप्रेस पर अटैक कर दिया था और इतने में ही हमें यहाँ पर यंग बक्स उनके वैनिटी से बाहर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर जॉश अलेक्जेंडर बात करते हुए कह रहे थे कि यंग बक्स को यही चाहिए था ना कि जुरासिक एक्सप्रेस को टेक डाउन करे और अगर डॉन कैलिस फैमिली उनके साथ है तो ये कर पाएंगे और डॉन कैलिस ने कहा कि हाँ यंग बक्स केनी ओमेगा का भी यही हाल कर पाएंगे अगर वो डॉन कैलिस फैमिली के साथ आए और एक कहकर डॉन कैलिस फैमिली यहाँ चली गई और जाते जाते ओकाडा ने फिर एक बार बक्स को कहा कि अब टाइम आ चुका है कि डॉन कैलिस फैमिली ज्वाइन कर ले, देखना पड़ेगा कि बक्स क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें शो पर हैंगमैन एडम पेज आते हुए दिखाई दिए, जिनका के पावर ऑफ हॉब्स के खिलाफ एक 1-on-1 फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होने वाला था और मैच की शुरुआत से ही यहाँ पर हॉब्स ने टर्म बकल एक्सपोज कर दिया और ताकत दिखाते हुए हैंगमैन पेज ने भी सेंड किया। इसके बाद दोनों स्टार्स के बीच में काफी शानदार स्ट्राइकिंग एक्सचेंज हो रहा था, जहाँ पर दोनों ही यहाँ पर टर्न बकल्स पर एक दूसरे को फेंकना चाहते थे, लेकिन हॉब्स ने इस मैच के अंदर हैंगमैन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और वो हैंगमैन को बैरिकेड के ऊपर फेंक कर मार रहे थे और इतने में ही हॉब्स ने यहाँ पर स्टील चेयर निकाल लिए, जहाँ पर वो हैंगमैन पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हैंगमैन साइड में हो गए और हैंगमैन यहाँ पर स्टील स्टेप्स के ऊपर से हॉब्स पर अटैक करने के लिए गए, पर हॉब्स ने उन्हें कैच कर पहले एप्रन और बाद में कॉमेडी टेबल पर पटका और उन्हें ऐसे ही पकड़कर स्टील स्टेप्स के ऊपर ले जाकर वहां पर उन पर एक पावर स्लैम लगा दिया, जो कि इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। लेकिन इसके बाद पावर ऑफ हॉब्स ने हैंगमैन पेज पर अटैक करते करते उन्हें रिंग के अंदर ले आकर उस एक्सपोज टर्न बगल पर उन्हें फेंक मारा, काफी शानदार पावर स्लैम भी लगा दिया, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हैंगमैन को पनिश करना चाहते थे, इसलिए वो कॉमेडी टेबल पर हैंगमैन पर एक पावर रूम लगाने के लिए गए, लेकिन हैंगमैन ने रिवर्स कर दिया
और हॉब्स को क्राउड के अंदर ले जाकर हैंगमैन ने वहां पर क्राउड के अंदर हॉब्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर हैंगमैन ने यहाँ पर बालकनी से एक मूनसॉल्ट भी लगाए। पर इसके बाद हैंगमैन हॉब्स पर किसी भी चीज से अटैक करे, हॉब्स नीचे जा ही नहीं रहे थे। लेकिन एक टाइम के लिए हैंगमैन हॉब्स की तरफ भागते हो गए, जहां पर हॉब्स ने उन पर टेबल के थ्रू एक स्पाइन बस्टर लगा दिया, पर फिर भी हैंगमैन ने किक आउट कर दिया। और ये देखकर हॉब्स यहाँ पर हैंगमैन को उठाकर बालकनी के अंदर ले गए, जहाँ से वो नीचे हैंगमैन को फेंकना चाहते थे, पर हैंगमैन ने इसे रिवर्स कर दिया और अपना जूता निकाला और अपने जूते से यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स पर अटैक कर दिया, जहाँ पर हॉब्स बालकनी से नीचे पूरे AEW के यहाँ पर पायरो टेक्निक पर गिर गए और यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ। और जिस तरीके से लाइटिंग चमक रही थी वो देखकर लग रहा था कि हैंगमैन काफी खतरनाक विलेन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नीचे आकर हॉब्स को कवर कर यहाँ पर हैंगमैन ने ये मैच जीत लिया है और वो अपनी जीत सेलिब्रेट करने के लिए रिंग की तरफ जा रहे थे। कितने में ही शिबाटा ने आकर हैंगमैन पर अटैक कर दिया और शिबाटा ने हैंगमैन को रिंग के अंदर फेंक दिया, जहाँ पर समाओ जो स्टील चेयर लेकर रेडी थे और उन्होंने हैंगमैन पर स्टील चेयर से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और वो चाहते थे कि केज नीचे हो जाए, जिससे कि वो हैंगमैन पर काफी तगड़ा अटैक कर पाए। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एडी किंगस्टन और हुक ने आकर शिबाटा को पहले टेक डाउन किया और इन्हें देखकर समाओ जो और शिबाटा रिंग छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन रिंग के अंदर क्लोज केज में अब यहाँ पर एडी किंगस्टन, हुक और हैंगमैन पेज थे, जहाँ पर हैंगमैन ने माइक लेकर बात करते हुए कहा कि अगर समाओ जो हैंगमैन पेज को स्टील केज के अंदर मारना चाहते हैं, समाओ जो को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ कहना चाहिए था कि उन्हें एक स्टील केज मैच चाहिए, क्योंकि समाओ जो के एक्शन से लगता है इसलिए हैंगमैन पेज फुल गियर पेपरव्यू पर जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच होने वाला है उसको अब स्टील केज मैच कर देंगे। जो बातें यहाँ पर हैंगमैन ने कही और इस सुनकर समाओ जो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे थे। और ACA सेगमेंट अच्छे खासे क्लोजिंग मोमेंट के साथ खत्म हुआ। इसके बाद हमें आगे शो पर टोनी शिवानी यहाँ पर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर रिकी स्टीमबोट यहाँ पर आ गए और यहाँ पर अपनी तरफ से बातें करते हुए रिकी स्टीमबोट यहाँ पर इस वेन्यू के अंदर अपनी शानदार यादें शेयर कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक फैन ने लाया हुआ पोस्टर भी हाईलाइट किया, जहाँ पर इस वेन्यू का माउंट रशमोर दिखाया गया था। और यहाँ पर वो अपनी एक स्टोरी बता ही रहे थे। कितने में यहाँ पर FTR आ गई और इसके बाद इस सेगमेंट के अंदर जो कुछ हुआ वो देखकर मुझे लगता है कि गाइस ओल्ड स्कूल गाइस वो हर एक सेगमेंट स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बल्कि जैसा होता है वैसा ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आकर जब स्ट्रोकली रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट से बातें कर रहे थे तो रिकी स्टीमबोट उनके हाइट का मजाक उड़ा रहे थे और ये सब चीजें कर ही रहे थे जो कि एक नॉर्मल लेजेंड करता है, जो कि अनस्क्रिप्टेड चीजें होती है। और यहाँ पर बात करते हुए स्ट्रोकली हैथवे ने कहा कि स्ट्रोकली हैथवे अपने क्लाइंट्स यानी कि FTR की बिहाफ पर यहाँ पर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट को बताना चाहते हैं कि फुल गियर पेपरव्यू पर जब वो AEW टैग टीम चैंपियंस बनने वाले हैं तब वो चाहते हैं कि उनके फेवरेट रेसलर यहाँ पर रिंगसाइड पर उनके साथ हो। और एक कहकर सरप्राइजिंगली स्ट्रोकली हैथवे ने यहाँ पर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट को माचो मैन रेंडी सैवेज का नंबर मांगा, जो कि पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और इस सुनकर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट काफी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन FTR ने माइक लेकर बात करते हुए कहा कि रिकी स्टीमबोट को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। FTR के मन के अंदर उनके लिए काफी रिस्पेक्ट है, क्योंकि 2022 के अंदर रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट ने FTR को अपनी रिटायरमेंट मैच के लिए सिलेक्ट किया था और ये FTR का ऑनर है। लेकिन ये देखकर FTR को लगता भी है कि रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट को FTR जैसे टैलेंटेड रेसलर चाहिए जो कि एक बूढ़े को भी स्टार दिखा सकते हैं। और एक कहकर FTR ने रिकी स्टीमबोट की इंसल्ट कर दी। और यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR रिकी द ड्रैगन स्टीमबोट से एक चीज सीखी है कि अपने पैसे वाइजली स्पेंड करे, जो कि FTR करती है। लेकिन अगर ये आज रिकी स्टीमबोट ने किया होता तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद AEW के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सुनकर रिकी स्टीमबोट काफी गुस्सा हो गए और FTR के साथ फेस टू फेस गए, जहां पर हम रिकी स्टीमबोट के रफ इमोशंस देख रहे थे, जो कि प्रोबेबली स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर FTR ने रिकी स्टीमबोट को रिंग छोड़कर जाने के लिए कह दिया। और यहाँ पर रिकी स्टीमबोट ने भी कहा कि वो स्मार्ट मैन की तरह एक्ट करने वाले हैं, वो काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो किसी फिजिकल एक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते और इसलिए वो रिंग छोड़कर जा रहे थे। लेकिन FTR ने रिकी स्टीमबोट को पकड़कर उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर FTR उन पर एक पायल ड्राइवर लगाने के लिए जा रही थी। लेकिन इतने में ही टैग टीम चैंपियंस ब्रॉडीडो यहाँ पर आ गए, जिन्होंने FTR पर अटैक कर कैश व्हीलर को रिंग के बाहर कर दिया और रिकी स्टीमबोट ने डैक्स हारूड पर अटैक कर दिया। और इसके बाद जब ब्रॉडी किंग अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे तो स्ट्रोकली हैथवे ने यहाँ पर डैक्स हारूड को भी सेव कर लिया और ACA सेगमेंट खत्म हुआ। जो सेगमेंट मुझे लगता है कि ठीक ठाक सेगमेंट था। लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें मेंस ब्लड एंड गट्स मैच देखने को मिलने वाला था। और इस मैच की शुरुआत क्लॉमरेशन की टीम से डार्बी एलन ने की और डेथ राइडर्स की टीम से व्हीलर यूथा ने की, जहां पर यूथा केज के अंदर आ ही नहीं रहे थे। लेकिन डार्बी ने जो हाई फ्लैंक ऑफेंस से यूथा पर अटैक किया और उसके बाद उन पर काफी तगड़े मूव्स लगाए, तो वो डार्बी एलन का जवाब काफी सही था। पर यूथा ने भी कमबैक कर लिया और यूथा डार्बी एलन को लेकर रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर दोनों के बीच में बैक एंड फोर्थ एक्शन चल ही रहा था कि इतने में डार्बी एलन ने यूथा के मूव्स को काफी अच्छी तरीके से केज के ऊपर से कॉफिन ड्रॉप लगाकर रिवर्स कर दिया और यहाँ पर अपने स्केटबोर्ड पर लगे हुए टैग से यूथा पर
अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर यूथा ब्लीड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने लो ब्लू लगाकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया। लेकिन इतने में ही मैच का नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑरेंज कैसिडी आ गए, जो कि काफी रिलैक्स डिमीनर के साथ आ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने सनग्लासेस खुद ही तोड़े और उस सनग्लासेस से यूथा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद ऑरेंज कैसिडी और डार्बी एलन ने मिलकर यूथा पर काफी शानदार अटैक किया, जहां पर ऑरेंज कैसिडी ने स्टील चेन अपने हाथ पर रैप कर यूथा पर उस स्टील चेन से अटैक कर दिया। और पता नहीं, शायद ऑरेंज कैसिडी को ये मैच काफी जल्दी खत्म करना था, क्योंकि वो यहाँ पर पिन के लिए गए, लेकिन ये पिन तब तक नहीं होती जब तक ऑल पार्टिसिपेंट्स रिंग के अंदर नहीं होते। पर इस मैच का अगला पार्टिसिपेंट यानी कि डेनियल गार्सिया आ गए, जो कि सरप्राइजिंगली अकेले ही डार्बी एलन और ऑरेंज कैसिडी को टेक डाउन कर रहे थे, जिसने यूथा को रिकवर करने का टाइम दिया। और यूथा और डेनियल गार्सिया ने मिलकर यहाँ पर स्टील चेन से पहले ऑरेंज कैसिडी को एक क्लोज लाइन लगाई। और ऐसा ही सेम जब वो डार्बी एलन के लिए करने के लिए गए, तो डार्बी एलन ने चेन के ऊपर ही एक कॉफ एंड ड्रॉप लगा दिया, जिससे कि वो दोनों आपस में टकरा गए। लेकिन इस सब के बाद भी ऑरेंज कैसिडी मैच के अंदर अपने लेजी किक्स लगा रहे थे, लेकिन वो कब यहाँ पर फास्ट पेस के अंदर चेंज हुए किसी को पता ही नहीं चला। और मैच अच्छा खासा चल ही रहा था कि तभी मैच का नेक्स्ट कंपीटिटर आने का टाइम हो चुका था, जो कि यहाँ पर मार्क ब्रिस्को थे, लेकिन वो यहाँ पर आए ही नहीं। और ये देखकर रेने पिकेट बैक स्टेज में मार्क ब्रिस्को को देखने के लिए उनके लॉकर रूम के अंदर गई, और उन्हें पता चला कि मार्क ब्रिस्को पर अटैक हुआ है। और एज ए रिजल्ट यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने चूज किया कि वो इस मैच के अंदर एंटर करेंगे। और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने यहाँ पर आकर हील टीम पर अटैक कर उन्हें टेक डाउन करना स्टार्ट कर दिया। और जब क्लूडियो का यहाँ पर आने का टाइम हो रहा था, तो वो स्टील चेयर लेकर रिंग के अंदर चले गए, जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कंपीटिटर क्लूडियो कैस्नोले आ गए, और उन्होंने अकेले ही यहाँ पर फेस टीम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम के लिए डार्बी एलन और ऑरेंज कैसिडी पर साथ में ही जॉइंट स्विंग लगा दी, लेकिन इसके बाद फिर एक बार अपने सिग्नेचर के अंदर उन्होंने डार्बी एलन को इस रिंग से उस रिंग के अंदर फेंक दिया। और इसके बाद वो डार्बी पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, जहां पर एक मुंह के बाद लगा कि डार्बी एलन शायद यहाँ पर इंजर्ड हो चुके हैं और फेस टीम काफी मार खा रही थी। और यहाँ पर काइल राइली तो काफी ब्लीड कर रहे थे, लेकिन फिर भी फाइट बैक करने का ट्राई कर रहे थे। पर इतने में ही गार्सिया ने एक बार ऑरेंज कैसिडी को फेंका, जो कि यहाँ पर सीधा रिंग के नीचे गए थे और एक तरीके से स्टक हो गए थे। और इस चीज का फायदा उठाकर डेथ राइडर्स ने ऑरेंज कैसिडी और फेस टीम पर अटैक कर दिया। और इस बार क्लूडियो ने डार्बी एलन को केज के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि डार्बी की हालत काफी खराब थी। और उसके बाद क्लूडियो ने यही सेम चीज ऑरेंज कैसिडी के साथ की। और इस टाइम तक इस मैच के अगला कंपीटिटर यानी कि जॉन मॉक्सले आ गए, जो कि मुझे लग रहा था कि सरप्राइजिंगली लास्ट एंट्रेंस होंगे, लेकिन यहाँ पर आकर उन्होंने फोर्क से सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पहले काइल राइली पर, उसके बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर, लेकिन जब डार्बी यहाँ पर फाइट करने के लिए गए, तो डार्बी के कॉफ एंड ड्रॉप पर मॉक्सले उनके पीठ के अंदर ही फोर्क फेंक कर मारा, और उसके बाद उनके पीठ को उसी फोर्क ने नोचा और डार्बी को केज के ऊपर इस तरीके से फेंक मारा कि डार्बी यहाँ पर रिंग और केज के अंदर फंस गए। और मॉक्सली विमेंस ब्लेड एंड गट्स मैच के अंदर जो वेपन्स इस्तेमाल हुए थे, वो दोबारा से रिंग के अंदर लेकर आ गए। और यहाँ पर नेक्स्ट कंपीटिटर का टाइम भी हो चुका था, लेकिन कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि मार्क ब्रिस्को को पहले ही टेक डाउन कर लिया गया था। और यहाँ पर इन ब्रोकन वेपन से यहाँ पर डेथ राइडर्स क्लॉमरेशन पर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी जॉन मॉक्सली ने रिंग के अंदर यहाँ पर कांच फेंक दिया, और गार्सिया ने उसी कांच पर डार्बी एलन पर एक पायल ड्राइवर लगा दिया। और मॉक्सली उसी कांच के थ्रू डार्बी एलन को घसीट रहे थे। और यहीं पर हमें काइल राइली काफी खराब हालत देखने को मिल रही थी, क्योंकि काइल ने काफी ब्लड लूज किया था। और यहाँ पर पूरे डेथ राइडर्स मिलकर अकेले काइल पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन इतने में ही डार्बी एलन ने केज क्लाइम किया और सभी पर एक कॉफ एंड ड्रॉप लगाकर सभी को टेक डाउन किया। लेकिन इतने में ही मैच का नेक्स्ट कंपीटिटर यानी कि बास्टर्ड पाक आ गए, जो कि सभी पर अटैक कर रहे थे। और सभी ने पाक को टेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन इसके अंदर कोई कामयाब नहीं रहा। और पाक ने एक के बाद एक सब पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। फेस टीम काफी मार खा रही थी, लेकिन ये देखकर फाइनली यहाँ पर मार्क ब्रिस्को आ गए, और फाइनली ब्लेड एंड गट्स मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहाँ पर मार्क ब्रिस्को ने केज का लॉक तोड़ा और रिंग के अंदर गए और सभी पर अटैक कर दिया। लेकिन मार्क ब्रिस्को व्हीलर यूथा को केज के बाहर लेकर आ गए, और वो यहाँ पर व्हीलर यूथा पर अटैक कर रहे थे। और रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने एक टूल बॉक्स खोला, जिसके अंदर हैमर, क्रोबार और चेन ऐसे वेपन्स थे। और इस वेपन से फेस टीम रिंग के अंदर हील टीम पर अटैक कर रही थी। और मार्क ब्रिस्को रिंग साइड पर टेबल लगाकर यूथा पर उसको लेटाकर शायद यहाँ पर केज के ऊपर से उस पर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन डेनियल गार्सिया ने मार्क ब्रिस्को को रोक लिया। और इतनी देर में यूथा केज के ऊपर गए, लेकिन मार्क ब्रिस्को ने डेनियल गार्सिया को ही टेबल के ऊपर रख दिया, और वो केज के ऊपर गए, और वहां से वो गार्सिया पर एक स्प्लैश लगाते, लेकिन गार्सिया किस तरीके से यहाँ से बच गए। पर काइल और राइली ने आकर गार्सिया पर एक सबमिशन लगा दिया। और अब टॉप पर मार्क ब्रिस्को और व्हीलर यूथा थे, जहां पर मार्क ब्रिस्को ने यूथा पर अटैक कर यहाँ पर काइल और राइली से एक रस्सी से चेयर्स बंधवाकर ऊपर खींच ली, और उन चेयर्स से व्हीलर यूथा पर अटैक कर दिया, जहां पर यूथा ने लो ब्लो लगाकर फाइट बैक करने की कोशिश की। लेकिन मार्क ब्रिस्को ने यूथा पर ही चेयर्स के थ्रू एक जेट डिनर लगा दिया। और रिंग के अंदर अब तक फेस टीम ने कमबैक कर लिया था, जहां पर मार्क ब्रिस्को जैसे रिंग के नीचे आए, वैसे ही पाक मार्क ब्रिस्को पर अटैक करने के लिए गए। और ये देखकर पाक को रोकने के लिए डार्बी एलन रिंग के बाहर आ गए, लेकिन इतने में ही गेब किड ने यहाँ पर आकर
डार्बी एलन को तेज कर दिया और डार्बी एलन को घसीटकर रैम्प की तरफ ले गए और रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी अपने जेब के अंदर हाथ डालकर यहाँ पर सभी पर अटैक करना चाहते थे, लेकिन जॉन मॉक्सली ने ऑरेंज कैसिडी उनके हाथ जेब के अंदर डालने के बाद उसी हाथों को यहाँ पर पैंट के साथ स्टेपल कर दिया, जैसा तो मैंने आज तक किसी मैच के अंदर नहीं देखा था। लेकिन इतने में पाक यहाँ पर एंट्रेंस स्टेज के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने डार्बी एलन के गले के अंदर एक बेल्ट फंसाकर उन्हें एंट्रेंस स्टेज के ऊपर घसीट लिया और यहाँ पर गेब किड ने नीचे लगे हुए टेबल्स को आग लगा दी और यहाँ पर पाक ने उस स्टेज के ऊपर से डार्बी एलन को बर्निंग टेबल के थ्रू रख दिया, जो देखकर जॉन मॉक्सली भी काफी सरप्राइज थे और अब लग रहा था कि फेस टीम में मैच आराम से जीत जाएगी। और यहाँ पर मॉक्सली ने कायल ओराइली पर एक सबमिशन लगाया था, लेकिन कायल ने मॉक्सली को मिडिल फिंगर दिखाई और ये देखकर जब कायल के गले के अंदर स्टील चेयर फंसाकर उस पर स्टॉम्प करने के लिए गए तो ऑरेंज कैसिडी ने कमबैक कर लिया और उन्होंने अपने हाथों को स्टेपल से अलग कर जॉन मॉक्सली पर एक ऑरेंज पंच लगाई। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी अपना कमबैक कर क्लूडियो पर अटैक कर दिया और मार्क ब्रिस्को ने यहाँ पर रिंग के बाहर पाक को एक टेबल के थ्रू एक सुपरप्लेक्स लगा दी और रिंग के अंदर ऑरेंज कैसिडी जॉन मॉक्सली के ऊपर एक के बाद एक ऑरेंज पंचेस लगा ही रहे थे और इतने में बाकी फेस टीम ने डेथ राइडर्स को टेक डाउन किया और जब ऑरेंज कैसिडी थर्ड ऑरेंज पंच के लिए आ गए तो क्लूडियो ने इंटरफेयर किया, लेकिन ऑरेंज कैसिडी ने हवा में ही क्लूडियो पर एक ऑरेंज पंच लगा दी और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग क्लूडियो को लेकर टेबल के थ्रू गए, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने जॉन मॉक्सली पर एक ऑरेंज पंच लगा दी और इसे कायल ओराइली ने एक सबमिशन के साथ फॉलो किया। बहुत छटपटा रहे थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने टैप आउट कर ही दिया, यानी कि क्लॉमरेशन ने ये ब्लड एंड गट्स मैच जीत लिया है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे काफी पसंद आया है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग AEW टॉक डाउन।